हेलो स्टूडेंट्स, मैं गरिमात्री। हम हिंदी व्याकरण के हमारे टॉपिक्स कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने समास के बारे में पढ़ा था, यानी कि समास का पहला और दूसरा, यानी कि 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। ये हमारी तीसरा लेक्चर है, तीसरी वीडियो है। इसके अंदर हम आज कर्मधारय समास को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने अव्ययीभाव समास, द्विगु और द्वंद्व समास ये किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देखें। और आज हम स्टार्ट करेंगे कर्मधारय समास। तो समास का आपको पता ही है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। और किसी भी समास में, यानी कि किसी भी समास को करते समय एक बात का हमें ध्यान रखना होता है कि उसके अंदर 2 पद होते हैं। 2 पद कौन से स्टूडेंट्स? पहला और दूसरा, जिसको हम पूर्व और उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद कौन सा? यानी कि जो फर्स्ट में आएगा पहला, उत्तर यानी कि बाद का पिछला पद। पूरा जो समास का टॉपिक है वो इन्हीं 2 पदों के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आज हम कर्मधारय समास देखते हैं। तो कर्मधारय समास होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। कर्मधारय समास यानी कि इसके अंदर कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा। जहां उत्तर पद यानी कि बाद का पिछला पद, जहां उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो। विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपमेय उपमान का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। वहां पर कर्मधारय समास होता है। चलिए कर्मधारय समास करते हैं तो उससे पहले हम विशेषण विशेष्य किसे कहेंगे, उपमेय उपमान किसको कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विशेषण, क्योंकि अगर हमें विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान के बारे में नहीं पता चला तो हम कर्मधारय समास कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द, यानी कि जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो फिर विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए, उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की। तो इस तरह से हम इन शॉर्ट कह सकते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम है उसी को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे हम कहते हैं नील गाय, हमने एक शब्द लिखा नील गाय, तो नील गाय का अर्थ क्या है? 2 शब्दों से, 2 पदों से मिलकर ये शब्द बना है नील और गाय। तो जो नील शब्द है, नील यानी कि नीला, तो ये शब्द क्या बताता है? विशेषता किसकी? गाय की। तो जो गाय शब्द है वो हमारा क्या है? संज्ञा। यानी कि संज्ञा है तो किसकी विशेषता? विशेषता हमेशा किसकी होती है? संज्ञा या सर्वनाम की। तो ये विशेषता बता रहा है गाय किसकी? भाई गाय है कैसी? नीली। तो विग्रह क्या बन जाता है? नीली है जो गाय, यानी कि वो गाय कैसी है? नीले रंग की है। तो यहाँ पर जो गाय शब्द है वो हमारा क्या है? विशेष्य, क्योंकि विशेषता किसकी बताई गई है? गाय की। और गाय कैसी है? नीली। और जो नील शब्द है वो क्या रहेगा? विशेषण रहेगा। तो विशेषण और विशेष्य के अंदर डिफरेंस क्या है वो आपको पता चल गया होगा। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, और जिसके बारे में यानी कि विशेष्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो हमारा क्या है? विशेषण है।
अब उपमेय उपमान क्या है, एक बार उसको भी डिस्कस करते हैं। उपमेय उपमान, देखिए उपमेय उपमान समझना बहुत ज़रूरी है, समास के लिए ही नहीं, आगे जब हम अलंकार करेंगे उसके लिए भी। तो पहले देखते हैं उपमेय और उपमान होते क्या हैं। पहले बात करते हैं उपमेय की। उपमेय जैसे विशेषण विशेष्य के अंदर क्या थी, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। लेकिन उपमेय उपमान के अंदर स्टूडेंट्स तारीफ नहीं होती, उसके अंदर कंपैरिजन होता है, तुलना होती है। देखिए कैसे, उपमेय किसको कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए। यहाँ हमेशा कंपैरिजन का यानी कि तुलना का भाव होता है। जिसकी तुलना की जाए उसको क्या कहेंगे, उपमेय। और जिससे तुलना की जाए यानी कि जिसका एग्जाम्पल दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। तो जिससे तुलना की जाए वो क्या होगा स्टूडेंट्स, उपमेय। और जिसकी तुलना की जाए उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमान होता है। जैसे हम लोगों की तुलना हमारे परिवार वाले किसी के साथ करते हैं, तो जिससे तुलना की गई है, जिसका एग्जाम्पल दिया गया है, वो क्या होगा, उपमान। और हम क्या हैं, उपमेय। तो उदाहरण, उपमान का मतलब भी क्या है, एक तरह से उदाहरण, जिसका एग्जाम्पल दिया जाए, भाई ये वस्तु इसके समान है, तो जो सामने जिसका उदाहरण दिया गया है वो क्या कहलाएगा, उपमान। और जो इसकी तुलना की गई है, जिसका कंपैरिजन किया गया है, वो क्या होता है, उपमेय होता है। जैसे अब हम कहें चंद्र नयन, तो विग्रह क्या बनेगा, चंद्र के समान नयन। दो पदों से ये शब्द बना है, तो चंद्र के समान नयन। तो ये नयन है वो किसके समान है, चांद के समान। यानी कि यहाँ एग्जाम्पल किसका दिया गया है, दो पदों की तुलना हुई है, तो जो नयन है किसके समान है, चंद्र के समान। तो यहाँ पर जो नयन शब्द है वो क्या होगा, उपमेय। और चंद्र शब्द क्या है, वो क्या है, उपमान। क्योंकि उदाहरण किसका दिया गया है, जिससे तुलना की जाए, यानी कि जो चंद्र शब्द है वो हमारा क्या है, उपमान। और नयन शब्द क्या है, उपमेय। तो आपको विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान में कंपैरिजन क्लियर हो गया होगा। अब हम कर्मधारय समास के एग्जाम्पल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, कर्मधारय समास के अंदर एक जो मेन वस्तु है, मेन जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या होगी, जब भी हम कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं तो उनके बीच में विग्रह करते समय दोनों जो पद हैं उनके बीच में है जो और के समान या रूपी ये शब्द जरूर आते हैं। विग्रह करते समय कौन कौन से शब्द बीच में आते हैं, है जो, या हम कहें के समान, या हम कहें रूपी, ये तीन शब्द आना कंपलसरी है। यानी कि जब हम उन शब्दों का विग्रह करते हैं तो ये तीन शब्द विभक्ति के रूप में विग्रह करते समय बीच में जरूर आते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, लेकिन वो किसी दूसरे एंगल से होगा, यानी कि उनके बीच में है जो वर्ड नहीं आएगा, वहाँ पद ही साइलेंट हो जाएंगे। वो भी शब्द हम करेंगे और ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, शब्द लिखते हैं। जैसे हम नील कमल, सबसे पहले हम शब्द लिखते हैं नील कमल। अब ये कमल है कैसा, नीले रंग का। तो यहाँ विशेषता क्या है, कमल की विशेषता क्या है कि वो नीले रंग का है, और विग्रह क्या बन जाएगा, नीला है जो कमल, तो वो कमल कैसा है, नीले रंग का है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध है। चलिए आगे वर्ड देखते हैं। जैसे हम कहें सज्जन, दुष्चरित्र, महात्मा, अंधकूप, अधमरा, ये शब्द हमने लिखे। अब इनका विग्रह करते हैं। जैसे सबसे पहला है नील कमल, तो विग्रह क्या बनेगा, नीला है जो कमल।
नीला है जो कमल। सज्जन का विग्रह क्या बनेगा? सज्जन दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और जन। तो सज्जन, तो सत मतलब सच्चा, तो विग्रह क्या करेंगे? सच्चा है जो जन। भाई ऐसा आदमी जो सच्चा है, तो सच्चा या सत है जो जन। दुष्चरित्र, दुष् यानी कि बुरा, तो विग्रह क्या बनेगा? बुरा है जो चरित्र। महात्मा, महान है जो आत्मा, ऐसी आत्मा जो महान है। अंधकूप, कूप यानी कि कुआं, लेकिन अंध का मतलब क्या है? अंधा, तो कुआं तो अंधा नहीं होता। यहाँ अंध का मतलब हम अंधकारमय लिखेंगे, तो अंधकारमय या अंधेरे में डूबा है जो कुआं, तो यहाँ अंध का मतलब क्या होगा? अंधकारमय है जो कुआं, यानी कि जो कूप लिखें, कूप संस्कृत में कुएं को ही कूप कहा जाता है। अधमरा, तो अध यानी कि आधा, आधा है जो मरा, यानी कि जैसे हम कहें अध पका, तो आधा है जो पका, तो वो पूरा पका हुआ नहीं है, कितना है? आधा पका हुआ है। अधमरा, अधमरा का अर्थ क्या है? आधा है जो मरा। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। या जैसे हम लिखें परमानंद, लाल टोपी, या हम लिखें लाल मिर्च, भला मानस। अब ये शब्द है, इनका विग्रह भी क्या होगा? परमानंद, यानी कि परम है जो आनंद। तो देखिए हर शब्द का विग्रह करते समय बीच में क्या आता है? है जो, है जो, है जो। हर शब्द का विग्रह इन्हीं शब्दों के यानी कि विभक्ति के रूप में है जो वर्ड का यूज हुआ है, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या है? इन शब्दों के अंदर किसका संबंध है? विशेषण विशेष्य का संबंध है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि ये जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं वो सारे किससे जुड़े हुए हैं? विशेषण विशेष्य से जुड़े हुए हैं। इन सब के अंदर विशेषण और विशेष्य का संबंध है। जैसे हम कहते हैं लाल टोपी, तो लाल है जो टोपी। अगला शब्द है भला मानस, तो भला है जो मानस। तो यानी कि हर शब्द के बीच में क्या आया? है जो। तो ये आने की वजह से इनके बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध हो जाता है। तो ये हमारा कर्मधारय का पहला पार्ट था, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं इन शब्दों में किसका संबंध है? विशेषण विशेष्य का। या जैसे मैं कहूँ कृष्ण सर्प, जैसे हम कहें कृष्ण सर्प, या हम कहें सधर्म, इनके अंदर भी कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो कृष्ण यानी कि कृष्ण एक तो भगवान श्री कृष्ण, लेकिन कृष्ण का अर्थ काला भी होता है, तो यहाँ विग्रह क्या होगा? काला है जो सर्प, यानी कि सांप। सत धर्म, सत और धर्म दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है, तो सत यानी कि सच्चा, सच्चा है जो धर्म। तो इन शब्दों के बीच में किसका संबंध है स्टूडेंट्स? विशेषण विशेष्य का। आगे हम देखते हैं उपमेय उपमान का संबंध, जो किसका है? विशेषण का और विशेष्य का, ये हो गया। और कर्मधारय समास का जो दूसरा पार्ट है एक तरह से, जिसके अंदर किसका संबंध होगा? उपमेय उपमान का। वो भी हम कुछ एग्जाम्पल्स अभी करते हैं। जैसे हम कहें कनकलता, चरण कमल, राजीव लोचन, चंद्रमुख, देहलता, स्त्री रतन, या हम कहें ग्रंथ रतन। ये शब्द देखिए, इन सारे शब्दों के अंदर किसका संबंध है? उपमेय उपमान का। यानी कि वहाँ तो क्या था? विशेषता बताई गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है। जैसे कनकलता, तो विग्रह क्या करेंगे? कनक के समान लता, यानी कि कनक मतलब सोना, कनक मैंने गेहूं भी है, कनक मैंने धतूरा भी है। लता यानी कि डाली, टहनी, तो ये जो टहनी है वो किसके समान है? कनक के समान है। क्लियर है? आगे चरण कमल,
तो यहाँ पर भी दो पदों का समावेश है, चरण और कमल। तो जो चरण है वो किसके समान है? कमल के समान है। तो जो हमारा कमल है वो क्या हो गया? उपमान। और जो चरण है वो क्या है? उपमेय है। तो देखिए चरण कमल, तो जो कमल है वो किसके चरण है किसके समान है? कमल के समान। तो हम क्या लिखेंगे? कमल के समान चरण। या हम रूपी शब्द का भी प्रयोग इसके अंदर कर सकते हैं। राजीव लोचन, तो राजीव यानी कि राजीव का अर्थ भी क्या है? कमल। लोचन यानी कि आँखें। तो जो आँखें हैं वो किसके समान है? राजीव के समान यानी कि कमल के समान। तो यहाँ भी एक तरह से विग्रह यही बन जाता है, कमल के समान लोचन यानी कि आँखें। लोचन का अर्थ क्या होगा? आँखें। तो जो आँखें हैं वो किसके? राजीव यानी कि कमल के समान है। चंद्रमुख, तो चंद्र के समान मुख। तो जो मुख है वो किसके समान है? चांद के समान। देहलता, लता फिर टहनी, देह माने शरीर। तो देहलता का विग्रह क्या होगा? देह रूपी लता, यानी कि जो लता है वो किसके समान है? देह है वो किसके समान है? लता के समान है। तो लता के समान देह। स्त्री रतन, स्त्री रतन यानी कि जो स्त्री है वो किसके समान है? रतन के समान। तो यह हम कह सकते हैं स्त्री किसके समान है? रतन के समान। तो रतन के समान कीमती है, तो रतन के समान स्त्री। ग्रंथ रतन, ये भी यही होगा, ग्रंथ रूपी रतन। रूपी शब्द का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं और के समान का। तो ग्रंथ रूपी रतन यानी कि जो ग्रंथ है वो किसके समान है? कि रतन के समान है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इन शब्दों के अंदर किसका संबंध है? कनक लता, यानी कि कंपैरिजन किया गया है और हर शब्द के बीच में के समान शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। या आप रूपी शब्द का प्रयोग करें, दोनों का जो अर्थ है वो एक ही होगा। या जैसे हम कहें महाराजा, अब एक शब्द हम लिखते हैं महाराजा, तो इसका विग्रह क्या होगा? महान है जो राजा। तो वो राजा कैसा है? महाराजा, महान है जो राजा। अब इसका विग्रह करते समय बीच में कौन से शब्द आए? है जो। तो है जो का अर्थ क्या होगा? भाई ऐसा राजा जो क्या है? महान है। तो भी किसका उदाहरण माना जाएगा? कर्मधारय समास का वो उदाहरण माना जाता है। या हम कहें क्रोधाग्नि, क्रोधा अग्नि, यानी कि जो क्रोध है वो किसके समान है? आग के समान है। तो हर शब्द के अंदर कहीं ना कहीं या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा या उपमेय उपमान का संबंध होगा। यही पहचान होती है किसकी? कर्मधारय समास की। आपको ध्यान रखना है, कुछ शब्द हम ऐसे भी करेंगे, लेकिन वो करेंगे जब हम पूरे 6 के 6 हमारे समास के पार्ट यानी कि भेद कर चुके होंगे, जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। यानी कि एक ही शब्द 2 समास के अंदर जाता है तो प्रेफरेंस किसको देनी है, प्राथमिकता किसको देनी है, ये हम लास्ट वीडियो में करेंगे जब हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो कर्मधारय समास की वीडियो है, लेक्चर है, समझ आ गया होगा। कर्मधारय समास से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।